कहानी कुछ साल पुरानी है, लेकिन आज भी मुझे उस रात के बारे में सोचकर अजीब महसूस होता है। मैं तब 17 साल का था और अपने दोस्तों रॉबी और स्कॉट के साथ ज्यादातर वीकेंड साथ बिताया करता था। हमारा ज्यादातर वक्त वीडियो गेम्स खेलते या फिर एक दूसरे के घरों में सोने में जाता था। सीनियर ईयर के दौरान हमने ये आदत बना ली थी कि वीकेंड पर कुछ ना कुछ अलग करना है। एक रात हमने सोचा कि इस बार ड्राइव पर चलते हैं। उस वक्त मेरे पास गाड़ी और लाइसेंस था और मेरे पेरेंट्स हम पर भरोसा करते थे कि हम अच्छे बच्चे हैं। रात हमेशा की तरह शुरू हुई। रॉबी और स्कॉट मेरे घर आए, पिज्ज़ा ऑर्डर किया, कुछ गेम खेले और फिर स्कूल की बातें करने लगे। तकरीबन 11 बजे हमने फैसला किया कि गाड़ी लेकर घूमने चलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और पुरानी बातें करते हैं। हम बेफिक्र होकर सड़कों पर निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ मस्त चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिख रही थी। रात का तकरीबन 1 बजा था और हम एक सुनसान अंधेरी सड़क पर थे। तभी हमें एक पुरानी लाल होंडा सिविक सड़क के किनारे दिखी। अजीब बात यह थी कि वो कार सीधी खड़ी नहीं थी, बल्कि झाड़ियों में घुसी हुई थी। उसकी टेल लाइट्स हल्की सी जल रही थीं और हमें लगा कि हो सकता है किसी ने कंट्रोल खो दिया हो और हादसा हो गया हो। रॉबी ने कहा, चेक करते हैं, हो सकता है किसी को मदद की ज़रूरत हो। अगर कोई हादसे में फंस गया होता तो पैरामेडिक्स को भी ढूंढने में वक्त लगता। हम धीरे धीरे गाड़ी से उतरे और लाल सिविक के पास पहुंचे। रॉबी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे कोई है, तुम ठीक हो? पर कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही हम कार के पास पहुंचे, मैंने देखा कि पीछे की सीट पर कुछ है। मैं वहीं रुक गया और बोला, रुको, पीछे कुछ है। रॉबी फिर चिल्लाया, क्या तुम ठीक हो? पर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उस वक्त बस हमारी गाड़ी की आवाज आ रही थी। जब हम खिड़की के पास पहुंचे तो जो देखा उसने हमें अंदर तक हिला दिया। पीछे की सीट पर कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक पुतला बैठा हुआ था। वो भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई असली इंसान बैठा हो। पहले तो हमें यह सब बहुत मजाकिया लगा, लेकिन फिर हालात की गंभीरता समझ आई। हमने फिर से चिल्लाकर देखा कि कहीं कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन जवाब फिर भी नहीं आया। तभी मेरी नज़र उस पुतले के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ में एक VHS टेप था। बिना सोचे समझे मैंने वो टेप उठा लिया और इस बारे में रॉबी और स्कॉट को कुछ नहीं बताया। हमें लगा कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, जो हमने थोड़ी देर बाद किया। हमने पुलिस को कार की जानकारी दी, लेकिन जब लाइसेंस प्लेट्स चेक करने गए तो कार पर कोई प्लेट्स नहीं थीं। वो कार किसी ने ऐसे ही छोड़ दी थी और उसके साथ वो अजीब सा पुतला और VHS टेप। रात बाद में जब हम इस अजीब घटना पर बात कर रहे थे, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने टेप लिया था। वो थोड़ा नाराज और शॉक में थे कि मैंने पहले ये बात क्यों नहीं बताई। टेप के ऊपर एक सफ़ेद स्टिकर था जिस पर काले मार्कर से बड़ी बेढंगी सी खोपड़ी और हड्डियां बनी हुई थीं और लिखा था, देखो। हमने सोच लिया कि हमें इसे देखना चाहिए। मैंने टेप को अपने पुराने VCR में लगाया। टेप शुरू होते ही 5 सेकंड तक काली स्क्रीन थी। फिर अचानक एक आदमी स्क्रीन पर दिखा। उसकी लंबी दाढ़ी और बाल थे और उसने लाल फलालैंड शर्ट पहनी थी। वो एक टेबल पर बैठा था, जैसे किसी वर्कशॉप में हो, और सीधे कैमरे में घूर रहा था। 2 मिनट तक वो कुछ नहीं बोला, बस घूरता रहा। वो 2 मिनट मेरे जीवन के सबसे डरावने पल थे। अचानक वो हंसा और फिर बहुत ही ठंडी आवाज में बोला, ये टेप मेरा है। मुझे पता है कि ये तुम्हारे पास है। मैं इसे वापस लूंगा और तब तुम्हें पछतावा होगा। इसके बाद टेप में बस उसकी डरावनी हंसी और रोने की आवाजें थीं। हमने टेप को आगे बढ़ाया, पर कुछ और नहीं था। बस वही अजीब आदमी कैमरे में घूर रहा था। कुछ देर बाद टेप काली स्क्रीन पर खत्म हो गया। हम मूर्ख बच्चों ने पुलिस को वो टेप देने का फैसला नहीं किया। मैंने उसे अपने पास रख लिया और इतने साल बाद भी वो टेप मेरी किताबों की अलमारी में पड़ा है। आज तक मैंने उसे दोबारा नहीं देखा और ना ही इस घटना के बारे में किसी से बात की। हो सकता है ये सब एक मजाक हो, लेकिन उन दिनों ये हमारे लिए बेहद डरावना अनुभव था। जब भी मैं उस आदमी जैसा कोई दिखने वाला इंसान देखता हूं, मुझे वहीं घबराहट और डर वापस महसूस होने लगता है। मैं स्कूल के काम में ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुश्किल होती है। खासकर जब से कुछ दर्दनाक चीजें मेरे साथ हुई हैं, उससे मैं अक्सर डिप्रेस्ड महसूस करता हूं। घर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता।
भले ही शांति हो। छोटे से छोटे शोर पर भी ध्यान बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि मैंने एक ही लाइन को 1000 बार पढ़ा है। कॉलेज के दूसरे साल में भी यही हाल था। आखिरकार मैंने पढ़ाई के लिए एक अलग तरीका अपनाया। ड्राइव करने लगा। स्कूल के सारे काम अब मैं कार में बैठकर एक शांतिपूर्ण जगह पर करता। मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 20 मिनट लगते थे। नेचर की शांति और स्थिरता मुझे सुकून देती थी। हाँ, कुछ लोगों को यह थोड़ा अजीब लग सकता है कि होमवर्क करने के लिए मैं इतनी दूर ड्राइव करता था, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये ही मेरी इकलौती उम्मीद थी कि मैं अपना काम पूरा कर पाऊं। जब मेरे सीनियर ईयर का एंड करीब आया तो मुझे एक बड़ी परीक्षा की चिंता होने लगी। इस एग्जाम में मेरा 40% फाइनल ग्रेड आने वाला था और पास होने के लिए मुझे कम से कम 40% होने की आवश्यकता थी। 75 नंबर लाने थे। तो मैंने डिसाइड किया कि एग्जाम से पहले वीकेंड पर पढ़ाई करूंगा और इस बार थोड़ा अलग एडवेंचर प्लान किया। मैंने सोचा कि हमेशा की तरह उसी जगह जाने के बजाय मैं थोड़ी दूर जाऊंगा, एक नई जगह। शनिवार सुबह जल्दी उठा, काम छोड़ा और सुबह 10 बजे अपनी मंजिल पर पहुंचा। दिन का बड़ा हिस्सा हाइकिंग करते हुए गुजारा। करीब दोपहर 2 बजे मुझे एक बेहतरीन जगह मिली, एक खड़ी पहाड़ी की चोटी जहां से पेड़ों का नज़ारा था। वहां कुछ चट्टानें थीं और मैं अपनी किताब और लैपटॉप के साथ आराम से बैठ गया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई आवाज़ आ रही है, सूखी टहनियों के चटकने की आवाज़। पहले मैंने सोचा कि कोई जानवर होगा, कोई हिरण या चिपमंक जो जंगल में घूम रहा है। फिर सोचा, चलो थोड़ा शोर मचाकर उसे भगा दूं ताकि ध्यान से पढ़ सकूं। मैंने बकवास शोर मचाया, हाथ ताली बजाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मैं पेड़ों के बीच ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था, मुझे कसम है कि मैंने किसी इंसान की हल्की सी झलक देखी। फिर अचानक वो शोर बंद हो गया। मैंने सोचा, चलो जो भी था चला गया। मैं वापस अपनी किताब पर फोकस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस फीलिंग को रोक नहीं पाया। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पन्ने पलटते हुए मुझे एहसास हुआ कि अब और पढ़ाई नहीं होगी। जब मैं उठकर वापस जाने लगा तो देखा कि करीब 30 फीट दूर एक इंसान खड़ा है। वो पीठ किए हुए था, कंधे चौड़े थे और उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने अपने चेहरे पर कुछ पहना हुआ था। मैं जड़ हो गया, न हिला न कुछ बोला। वो आदमी अचानक मेरी तरफ मुड़ा और मैं सटीक शब्दों में नहीं बता सकता कि उस पल मैं कितना डरा हुआ था। उसके चेहरे पर एक भयानक मास्क था। सफेद लंबी थूथन जैसी चीज उससे लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीटलजूस का किरदार हो। मास्क पर गहरी काली आंखें थीं और सरसों के पीले रंग के बाल मास्क से जुड़े हुए थे। और तभी वो आदमी गुनगुनाना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एहसास हुआ कि वो गुनगुना रहा था जैसे कोई खींची हुई कराह हो। फिर वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। अब तक वो वहीं डरावनी आवाज निकाल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे पास जो पगडंडी थी वो छोटी थी। अगर मैं वहां से भागने की कोशिश करता तो पहाड़ी से नीचे गिर सकता था। उस आदमी ने अचानक दौड़ना शुरू किया मेरी तरफ। मैं वहीं जड़ हो गया और वो मेरे सामने रुक गया। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो फिर से हंसने लगा और गुनगुनाने लगा। मैंने फौरन वहां से दौड़ लगा दी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। मेरी कार पास थी और मैंने देखा कि वो आदमी अब मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन वहाँ फ़ोन सर्विस नहीं थी। मैं निकटतम शहर की ओर भागा और पुलिस को बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ खास नहीं किया गया क्योंकि टेक्निकली उस आदमी ने मुझे छुआ भी नहीं था, सिर्फ परेशान किया था। मैं आज भी सोचता हूँ कि वो कौन था। क्या ये कोई प्रैंक था या फिर कोई सनकी इंसान? मैं बस इतना जानता हूँ कि उस दिन जो मनोवैज्ञानिक डर मैंने महसूस किया वो आज भी मेरे साथ है। वो मास्क, वो भयानक हंसी, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। करीब 1.5 साल तक मैंने अल्जाइमर से पीड़ित एक 94 साल की महिला मैरी की देखभाल की। वो अपनी बेटी के घर वॉशिंगटन के घने जंगलों में रहने लगी थी। मैरी की अजीब आदतें थीं। वो अक्सर अपनी मर चुकी माँ और पति के बारे में बातें करती, जैसे वो अभी भी उसके आसपास ही हों। ये सुनकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के साथ पहले भी काम किया था। लेकिन जो बात अजीब थी वो थी उसकी जंगलों को लेकर डर। वो मुझसे हमेशा कहती थी,
तुम्हें पता नहीं यहाँ कितने खतरनाक जानवर हैं। तुम कभी भी खो सकती हो, इसलिए अंदर ही रहो। उसे इस बात की भी चिंता रहती थी कि उसके पति और मां को फिर से उनके बीच से सफर करना पड़ेगा। मैं सोचती थी कि उसकी हालत की वजह से वो ये सब कह रही है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। करीब 6 महीने तक सब नॉर्मल चला, लेकिन फिर एक रात जब मैं सो रही थी, मैंने देखा कि मैरी हॉलवे से बाहर निकल रही है। अल्जाइमर के मरीजों में सनडाउनिंग कॉमन है, तो मैं ज्यादा परेशान नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे वो एक खास खिड़की के पास जाकर खड़े होकर किसी से हंस हंस कर बातें करने लगी। जब मैंने पूछा कि वो क्या कर रही है, तो उसने कहा, माँ, बाहर कुछ अजीब है। सर्दियों की रात थी, बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन मैरी की दुनिया में कुछ और ही चल रहा था। फिर एक रात अलार्म की तेज आवाज से मैं और उसकी बेटी उठ गए। हमने देखा कि दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थे, लेकिन मैरी गायब थी। उसकी बेटी ने तुरंत घर के अंदर तलाश शुरू की और मैं घबराकर बाहर भागी। बर्फ में कोई निशान नहीं था, मानो कोई बाहर गया ही ना हो। करीब 10 से 15 मिनट तक जंगल में इधर उधर तलाशने के बाद जब मैं वापस लौटी, तो देखा कि मैरी घर के बाहर खिड़की के पास खड़ी थी। वो हंस रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अजीब बात यह थी कि उसके चारों ओर बर्फ में एक भी कदमों का निशान नहीं था, और ना ही वो ठंडी थी। उसके बाद वो मुलाकातें और बढ़ गईं, लेकिन अब वो हंसी कम और गुस्सा ज्यादा करने लगी। खिड़की की तरफ जाकर चिल्लाती, लड़ती, जैसे वो किसी को देख रही हो जो हम नहीं देख पा रहे थे। फिर अचानक एक दिन ये सब बंद हो गया। मैरी की मौत से कुछ दिन पहले की बात है। उसने मुझसे कहा, मैं उन्हें मुझे उन जंगलों में नहीं ले जाने दूंगी। मुझे उम्मीद है, जैसे वो मुझे तब नहीं ले गए थे। उसने एक कहानी सुनाई जब वो 7 साल की थी। उसके पिता उसे और उसके बड़े भाई को 1 हफ्ते के लिए जंगल के बीच एक केबिन में ले गए थे। उनके साथ उनकी बिल्ली भी थी। मैरी का कमरा बाकी सभी से सबसे दूर था, ठीक वहां से जहां जंगल शुरू होते थे। उसके बिस्तर के पास एक खिड़की थी, जिसके बाहर एक पेड़ था जिस पर वो पिछले दिन चढ़ने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। उस रात मैरी सो नहीं पा रही थी। वो अपने बिस्तर पर टॉर्च की रोशनी में कॉमिक बुक पढ़ रही थी और उनकी बिल्ली भी पास ही सो रही थी। अचानक रात के करीब 2 बजे खिड़की पर किसी ने थपथपाया। पहले उसे लगा कि तेज हवा में कोई पेड़ की शाखा खिड़की से टकरा रही होगी, लेकिन तभी उसने किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। फुसफुसाहटें कह रही थीं, खोल दो बेटा, ये डैडी है, बाहर बहुत ठंड है, बस एक गले लगाना चाहता हूं। डर के मारे मैरी जम सी गई थी। उसे पता था कि ये उसके पिता नहीं हो सकते। बिल्ली भी उस अजनबी पर फुफकार रही थी। मैरी ने उसे कसकर पकड़ लिया, मानो वो उसे बचाने वाली हो। तभी खिड़की के कांच पर किसी ने चाकू घिसने की आवाज की, एक भयानक आवाज। मैरी ने पलटकर देखा और वो शख्स खिड़की के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक उन्मादी मुस्कान थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख मारी। तभी उसके पिता शिकार की राइफल लेकर कमरे में आए, और जैसे ही उन्होंने खिड़की की तरफ देखा, वो आदमी गायब हो चुका था। अगली सुबह उन्होंने पैकअप किया और घर लौट आए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन उस आदमी का कभी पता नहीं चला। आज भी मैरी उस रात को याद करके कहती थी कि वो कभी उस मुस्कान को नहीं भूल सकती, और मैं भी कभी उस रात को नहीं भूल सकती जब मैंने उसे ठंडी रात में बर्फ पर बिना निशान के हंसते हुए देखा था। क्या वो सब सच था, या फिर अल्जाइमर का एक और भयानक खेल?